नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से युद्ध जैसे हालात हुए और उसके बाद सीज फायर का ऐलान हुआ, ऐसे में अमेरिका की भूमिका क्या रही? ये अमेरिका ने साफ करने की कोशिश की, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जब देशवासियों के नाम संबोधन दिया तो एक भी जगह पर ट्रंप का नाम नहीं लिया, अमेरिका का नाम नहीं लिया। और इसी से ये बात पूरी तरीके से खंडित हो गई कि अमेरिका का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दोनों की मध्यस्थता में रहा है। 5 जगहों पर बार बार एक ही तरीके का बयान दोहराने के बाद छठी बार आखिरकार ट्रंप ने माना कि डायरेक्टली उन्होंने कोई मध्यस्थता दोनों देशों के बीच नहीं करवाई है। अब जिस तरीके से वो एप्पल के सीईओ से कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दो भारत में, या फिर तुर्की से वो अपने संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वो तुर्की है जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, भारत के दुश्मन देश के तौर पर देखा जा रहा है। आज मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। हम लोग कई मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन अभी जब इंटरनेशनल मुद्दा है तो इस पर भी आपकी राय मुझे लगता है जाननी चाहिए। तो क्या लग रहा है कि ये तल्खी भारत और अमेरिका के बीच भी बढ़ रही है धीरे धीरे, और इस पूरे प्रकरण को आप देख किस तरीके से रहे हैं? देखिए, आज की डेट में जो भी कोई व्यक्ति काम करता है तो या तो वोट के लिए करता है या तो नोट के लिए करता है। बहुत सीधी सी बात है। कोई भी राजनेता जो भी डिसीजन लेता है इस तरीके का, वो या तो वोट के लिए या तो नोट के लिए। सबसे पहले तो देखता है ये कि अगर हम जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ करने जा रहे हैं, हमारे देश का क्या फ़ायदा होगा, हमारी पार्टी को क्या फ़ायदा होगा। दूसरा, जो उसके कारोबारी हित हैं उनको क्या फ़ायदा होगा। बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि दुनिया के जितने भी आर्म्स बनाने वाली कंपनियां हैं वो चाहती हैं कि लड़ाई चलती रहे। जैसे दवा बनाने वाली कंपनी हमेशा ये चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार हों, बिल्कुल, तभी तो दवा बिकेगी। ऐसे हथियार बनाने वाली कंपनियां हमेशा ये चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका हथियार बिके। हथियार तभी बिकेगा जब युद्ध चलता रहेगा, हथियार तब बिकेगा जब आतंकवाद बढ़ेगा, हथियार तब बिकेगा जब जिहाद बढ़ेगा, हथियार तब बिकेगा जब मजहबी उन्माद बढ़ेगा। तो भारत में तो ज़्यादातर हथियार, ज़्यादातर क्या, लगभग सभी जो हमारे यहाँ बनता है सामान आर्मी के लिए, वो सरकारी कंपनी बनती है, सरकारी कंपनियां बनाती हैं। HAL बनाती है, इसरो बनाता है, DRDO बनाता है, सब सरकार के द्वारा बनाई सरकार की कंपनियां हैं। जबकि अमेरिका वगैरह में हथियार बनाने के लिए प्राइवेट कंपनियां, वहाँ पे प्राइवेट कारोबार होता है। अब चूंकि प्राइवेट कंपनियां कारोबार कर रही हैं, एक बार उन्होंने हथियार बना दिया, जब तक आगे कुछ होगा नहीं तो दोबारा फिर हथियार बनाएंगे कैसे। ड्रग कंपनियों में और आर्म्स कंपनियों में एक समानता यह है कि दोनों में 90% की मार्जिन है। जैसे जो आप 10 रुपए की दवा खरीदती हैं, उसकी लागत, टोटल लागत 1 रुपए होती है। मतलब उसमें वेतन भत्ता, एडवर्टीजमेंट सब मिला दीजिए, डॉक्टर का कमीशन मिला दीजिए, जो रिप्रेजेंटेटिव है, MR जिसको बोलते, वो सब निकाल दीजिए, तो भी जिस दवा की लागत 1 रुपए होती है वो कम से कम 10 रुपए में बिकती है। ऐसे हथियार में भी जो मिसाइल 1 करोड़ में बनती है वो कम से कम 10 करोड़ की बिकती है। मार्जिन मतलब दोनों में जब जबरदस्त है, एकदम जबरदस्त मार्जिन है। तो जैसे दवा बनाने वाली कंपनियां चाहती हैं कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार हों तो उनकी दवाई बिके, ऐसे हथियार बनाने वाली कंपनियां चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग युद्ध हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो तो उनका हो। अब युद्ध कौन करेगा? युद्ध तो तभी होगा ना, जैसे गुरुकुल में पढ़ा हुआ बच्चा तो युद्ध करेगा नहीं, गुरुकुल वाले में पढ़ा वाला तो हथियार खरीदेगा नहीं। हथियार खरीदेगा कौन? स्वाभाविक सी बात है, जहाँ जिहाद सिखाया जाता है, जहाँ नफरत सिखाई जाती है। तो ये हथियार बनाने वाली कंपनियां कहते नहीं, एक कहावत है पूर्वांचल में, आग लगाना और पानी लेके दौड़ना, कि पहले खुद ही आग लगवाएंगी और फिर खुद ही पानी लेके दौड़ती हैं, भाई बुझाओ 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 बुझाओ। मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हथियार बनाने वाली कंपनियां यही करती हैं, पहले आग लगवाती हैं, फिर दूसरी तरफ से कहती हैं भाई रुको, शांत करो शांत करो शांत करो। ये कड़वी सच्चाई है। इसको आप किसी नेता से मत जोड़िए, इसको किसी देश से मत जोड़िए। कड़वी सच्चाई है कि सारा का सारा ये खेल पैसे का है, ट्रेड का है, बिजनेस का है। सारा खेल डील का है, डीलर का है, ट्रेड का है। अब ट्रम्प साहब चूंकि पुराने कारोबारी रहे, वो बड़े पुराने डीलर रहे हैं, पूरे उनका प्रॉपर्टी का बड़ा उनका कारोबार रहा है, वो इसको अच्छी तरीके जानते हैं। जो पहले से डील करता रहा हो, जिसका प्रोफेशन ही डील का रहा हो, वो अच्छी तरीके जानता है कि कहां से कितनी कैसे डील करनी है। भारत को कोई नाराज क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। सबसे बड़ी मार्केट क्यों है? कि दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है। बड़ी सीधी सी बात है।
पाकिस्तान को कोई नाराज क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि पाकिस्तान हथियारों का सबसे बड़ा मार्केट है। भारत सबसे बड़ा मार्केट का है फोन का, लग्जरी आइटम्स का, ठीक है, अच्छी घड़ी, अच्छे फोन, अच्छे ये सब चीजें भारत क्या खरीदता है? अमेरिका से ये खरीदता है। पाकिस्तान क्या खरीदता है अमेरिका से? लड़ाकू विमान खरीदता है, वो बंदूक खरीदेगा, वो बम के बारूद खरीदेगा, वो गोले खरीदेगा। तो भारत जहां एक तरफ ऐसी चीजें खरीद रहा है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए भारत, अमेरिका की मजबूरी है कि भारत के साथ रिश्ता अच्छा रखे, नहीं तो भारत मार्केट बंद कर देगा, वहां से लेना बंद कर देगा। तो भारत को अमेरिका कंपनियां बेचेंगी कि सामान कहां पे? क्योंकि पाकिस्तानी तो खरीदेंगे नहीं, खरीदे नहीं, उनको तो एक ही चीज से मतलब है। अरे भैया, पाकिस्तान वाले तो इस समय नंगे भूखे अंडरवियर बनियान खरीद ले बहुत बड़ी बात है, वो कपड़े खरीद ले बहुत बड़ी बात है, रोटी कपड़ा मकान तो कर नहीं पा रहे वहां पे, ये सिचुएशन है। हाँ, लेकिन चूंकि वहां मदरसे ज्यादा है, वहां मरकजें ज्यादा है, तो वहां जो जिहाद सिखाया जाता है भारत के प्रति, वो नफरत बढ़ती है। तो हथियार बनाने वाली कंपनियां मरकज भी खुलवाती हैं, हथियार बनाने वाली कंपनियां मदरसा भी खुलवाती हैं। हथियार बनाने वाली कंपनियों, क्योंकि जब मरकज मदरसा खुलेगा तो वहां जिहाद शुरू होगा, और जब जिहाद शुरू होगा तो वही कंपनियां, वही लोग अमेरिका की कंपनियों से हथियार खरीदेंगे। तो सच्चाई है कि जैसे गुरुकुल को विदेशी फंडिंग नहीं आती है, क्यों? क्योंकि गुरुकुल वाला पढ़ने के बाद जो कुछ सामान खरीद रहा, आईफोन वो भी नहीं खरीदेगा, वो इतना ज्यादा हो जाएगा, वो तो अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, वो तो मतलब बोलेगा भाई हम सब, ये देश दुनिया बेकार है, उसको कुछ नहीं चाहिए, कोई लग्जरी आइटम चाहिए नहीं। हाँ, मदरसा में, मदरसे से चूंकि जिहाद फैलता है, तो मदरसा जब खुलेगा तो अमेरिका की कंपनियों को फायदा होगा। इसलिए अमेरिका की हमेशा नीति ये रही कि भारत को खुश रखो, नहीं तो उसका सारा का सारा जो कारोबार जो बना रहे हैं, जो फोन वोन बना रहे हैं, दुनिया भर चीजें बना रहे हैं, उसको खरीदेगा कौन? पाकिस्तान को भी ठीक रखो, क्योंकि पाकिस्तान की जो हथियार चाहिए वो भी अमेरिका से जाता रहे। अल्टीमेटली बिजनेस का खेल, अल्टीमेटली डील का खेल है, अल्टीमेटली बिजनेस का खेल है। जो दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं, मैंने आपको 2 एग्जांपल दिया, दवा बनाने वाली कंपनी और कोई भी कंपनी। वो दवा बनाने वाली कंपनी चाहेगी ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार हो जाए, दारू बनाने वाली कंपनी चाहेगी ज्यादा से ज्यादा लोग नशेड़ी हो जाए, ड्रग बनाने वाली कंपनियां चाहेगी ज्यादा से ज्यादा लोग नशेड़ी हो जाए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग जुआ घर में जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग कैसीनो में जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग, तभी तो उनका दारू उनकी बिकेगी। ऐसे ही हथियार बनाने वाली कंपनियां। तो सच्चाई तो यह है कि दुनिया जिस, और दुर्भाग्य देखिए, इन कंपनियों का भी जीडीपी में योगदान होता है। मैं तो इस जीडीपी की व्यवस्था को मानता हूं कि दुनिया की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। ये जो 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, 8 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो इकोनॉमी को कॉन्सेप्ट आया है ना, ये दुनिया को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। इसलिए बर्बादी की तरफ ले जा रहा है कि अल्टीमेटली सरकारों की कोशिश ये नहीं है कि लोग कम से कम बीमार हो, सरकारों की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा दवाई बिके, ज्यादा से ज्यादा उनका टर्नओवर बढ़े, तो वो जीडीपी में काउंट हो जाएगा। भाई अल्टीमेटली दवा की कंपनी का जो टर्नओवर है वो भी जीडीपी में काउंट होता है। हथियार बनाने वाली कंपनी का भी टर्नओवर जीडीपी में काउंट होता है। दारू बेचने वाली कंपनी का भी टर्नओवर जीडीपी में काउंट होता है। तो ये दारू हुआ, दवा हुआ, हथियार हुआ, ये तो समाज में, ये समाज के लिए अच्छा थोड़ी है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आया है ना, ये जो विकास का एक नया पैमाना आया है कि हमारी इतनी ट्रिलियन की इकोनॉमी, हमारी इतनी ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ये ट्रिलियन की इकोनॉमी ही भारत को, मतलब पूरी दुनिया को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। ये मेरा कहना था। लेकिन ये तो डिपेंड करता है ना नागरिकों के ऊपर कि वो किस तरफ जा रहे हैं। अमेरिका में सारे लोग नशेड़ी तो नहीं है। नहीं, नागरिकों को समझ में नहीं आती बात। नागरिकों को कहाँ इतनी बात समझ आती है? नागरिक तो वो चीज देखते हैं कि टीवी में नेता क्या बोल रहे हैं, टीवी में हीरो हीरोइन क्या बोल रहे हैं, नेताओं में और इन्फ्लुएंसर्स में एग्जैक्टली। भाई आम जनता तो हम आप क्या डिबेट कर रहे हैं वो देखेगा। और वैसे भी जो अभी आपने सवाल पूछा और जो मैंने इसका जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि ये बाकी कहीं चैनल पे डिस्कशन हो रहा होगा कि पूरे युद्ध का मूल कारण ट्रेड वार होता है। उसमें दोनों देश नहीं शामिल है, एक देश उसमें शामिल होता है। पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनी हो, चाहे वो रसिया की हथियार बनाने वाली कंपनी हो, जो भी हो, वो चाहती हैं कि लगातार कुछ न कुछ चलता रहे। क्योंकि ये जो हथियार होता है ना, ये अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं होता। जैसे हम लोग दिवाली पे पटाखा खरीदते हैं, तो वो पटाखा अगली दिवाली तक चल सकता है, बहुत मैक्सिमम। तीसरी दिवाली पे फुस हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा। तो ये अमेरिका के जितने हथियार फुस हुए हैं ना, वो पाकिस्तान के, आपने सुना होगा ना कि मिसाइल गिरी फुस हो गई। मतलब गांव में उसको हम देसी वर्ड यूज करें, फुस होना, जिससे पटाखा फुस हो जाता है। यही हुआ है वैसे। यही हुआ है ना। तो उसके सारे जितने उसने वो भेजे, क्या नाम है उसका, जो ऊपर से ड्रोन से भेजे, वो भी फुस हो गए। मिसाइलें भी फुस हो रही हैं। क्यों? वो स्टॉक पुराना है,
वो 4 साल 5 साल पुराना स्टॉक है। जैसे दिवाली का पटाखा भी ज्यादा से ज्यादा 2 साल चलता है, 2 साल में अगर उसको आपने यूज नहीं किया तो पटाखा फुस हो जाएगा। तो इसीलिए तुर्की पाकिस्तान के समर्थन में आ रहा है, क्योंकि पता है इनके तो सारे बम फूट गए हैं, फुस हो गए हैं, अब इन्हें नए चाहिए। नए तो चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। उधर अमेरिका चाह रहा है कि कोई बात नहीं, इधर भी ट्रेड इधर भी ट्रेड। हाँ, ये है ये एग्जैक्टली यही बात। एग्जैक्टली अमेरिका भारत का समर्थन करता है कि उसको अपना आईफोन बेचना है, चीजें बेचनी है, ठीक है, और भी चीजें बेचनी है, उसको टेक्नोलॉजी बेचनी है आपस में। और दूसरा, भारत से उसको दुनिया के सबसे बेस्ट टैलेंट मिलता है। आप अमेरिका की किसी XYZ कंपनी को उठा के देख लीजिए, उसमें जो टॉप 5 है उसमें कम से कम 2 भारत के हैं। कई कंपनियों में जो टॉप है, नंबर 1 जो पोजीशन है, वो भारत ने हथियार रखी है। जितनी चाहे सॉफ्टवेयर कंपनियां उठा के देख लीजिए, बड़ी उनकी मार्केटिंग कंपनियां उठा के दीजिए, चाहे वो उनकी अमेजॉन उठा के देख लीजिए, चाहे उनका फ्लिप, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, सब में टॉप 5 में कम से कम 2 लोग भारत के हैं। तो भारत से उनको बेस्ट टैलेंट मिलता है, दुनिया का बेस्ट टैलेंट। दुनिया के सबसे अच्छे इंजीनियर कौन माने जाते हैं? हमारे IITian माने जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं? अमेरिका जाते हैं। जिस दिन भारत का IITian जाना बंद कर देंगे ना, अमेरिका धड़ाम से नीचे आ जाएगा। जिस दिन भारत के हमारे जो IIM के मैनेजमेंट के लोग हैं वो अमेरिका जाना छोड़ देंगे कुछ दिनों के लिए, अमेरिका धड़ाम से नीचे आ जाएगा। अमेरिका की पूरी इकोनॉमिक, अगर अमेरिका महाशक्ति बना है, चाहे उसका नासा उठा के देख लीजिए, चाहे जितने उसके रिसर्च सेंटर उठा के देख लीजिए, चाहे उसके जितनी बड़ी बिजनेस कंपनियां उठा के दीजिए, चाहे उसका कोका कोला उठा के देख लीजिए, चाहे उसका पेप्सी उठा के देख लीजिए, जितनी भी बड़ी कंपनियां, चला कौन रहा है? भारत के टैलेंट को चला रहा है। भारत का टैलेंट जिस दिन पीछे हो जाएगा, वो बाइकआउट करना शुरू करने, मैं तो नहीं जाऊंगा अमेरिका, मैं तो भारत में रहूंगा, कम पैसे में रहूंगा, भारत में रहूंगा, तो उस दिन अमेरिका धड़ाम से नीचे आ जाएगा। लेकिन अमेरिका की मजबूरी है पाकिस्तान को समर्थन करना, क्योंकि पाकिस्तान, अगर वो इस पाकिस्तान नहीं रहेगा तो उसका हथियारों का सामान खरीदेगा कौन? बिल्कुल। और ये डिफेंस सेक्टर में आने की तो लड़ाई चल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर सभी तरीके के कारोबारियों का दबाव है। एक तरफ बाकी लोगों का दबाव है कि भैया भारत से रिश्ते अच्छे रखो, मार्केट हमें चाहिए, वहां पे हमें अपना सामान बेचना है। वहीं हथियार बनाने वाली कंपनियों का दबाव है कि पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते रखो, नहीं तो कहीं और जाकर खरीद लेगा, नहीं तो चीन से खरीद लेगा, कहीं और खरीद लेगा। अच्छा, एक आपने जिक्र किया कि मदरसों से ये जिहादी सोच पनपती है। मतलब मैं अक्सर ये बात आपसे सुनती हूँ, लेकिन आज मैं चाहूंगी थोड़ा सा और विस्तार से इस पे बात हो। क्या सबूत है? क्योंकि मदरसों में ये सारी चीजें होती हैं, या जिहादी सोच, ये मैं कैसे मान लूं? मैं तो कभी मदरसा नहीं गई, मैं कैसे मान लूं? वो पहले तो आप ऐसे मान लीजिए कि आपको सभी स्कूलों की किताब आपको मार्केट में मिल जाएगी। CBSE बोर्ड की किताब आपको मार्केट में मिल जाएगी। गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता है वो किताब आपको मार्केट में मिल जाएगी। या हमारी जितने भी ICSE बोर्ड की किताब मार्केट में मिल जाएगी। UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, सारे बोर्डों की किताब आपको मार्केट में मिल जाएगी। मदरसा बोर्ड की किताब मुझे मार्केट में आप दिखाओ। अगर मदरसे में वसुधैव कुटुंबकम सिखाया जाता है, अगर मदरसे में नारी तू नारायणी सिखाया जाता है, अगर मदरसे में सर्वमंगल मांगल्य सिखाया जाता है, अगर मदरसों में सर्वे भवन्तु सुखिनः सिखाया जाता है, अगर मदरसों में भारत का संविधान सिखाया जाता है, अगर मदरसों में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन सिखाया जाता है, तो फिर मदरसों की किताब मार्केट में क्यों नहीं है? दूसरा एग्जाम्पल, चूंकि आपने सवाल बड़ा अच्छा किया है। दूसरा कि मदरसों में नफरत क्यों सिखाई जाती है, इसका सबूत क्या है? तो इसका सबूत यह है, 2009 में एक राइट टू एजुकेशन एक्ट बना। जब राइट टू एजुकेशन एक्ट बना तो उसमें कहा गया कि 14 साल तक के बच्चे जहां भी पढ़ेंगे वो स्कूल राइट टू एजुकेशन एक्ट के दायरे में आएगा। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट के दायरे में आने का मतलब यह हुआ कि जो सरकारी अधिकारी हैं वो स्कूल के ऑडिट करेंगे। ठीक है। वहां टीचर कौन पढ़ाएगा उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट होगी। पढ़ने वाला कौन है, पढ़ाने वाला कौन है, क्या पढ़ाया जा रहा है, कहां से फंडिंग आ रही है, सब कुछ सरकार ऑडिट करेगी राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत। फिर उसमें यह भी था कि जो जहां 14 साल तक के बच्चे खुलेंगे वहां पे एक गेम खेलने का मैदान भी होना चाहिए, एक ये भी होना चाहिए, एक ये भी होना चाहिए, विज्ञान भी पढ़ाया जाएगा, भारत की संस्कृति पढ़ाई जाएगी, हमारे पूर्वज कौन थे उनके बारे में पढ़ाया जाएगा, भारत के इतिहास, भारत का भूगोल, ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा। किसी गुरुकुल ने नहीं कहा कि हमारे गुरुकुलों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दो। किसी मिशनरी स्कूल ने नहीं कहा कि हमारी मिशनरी स्कूलों को राइट टू एजुकेशन एक्ट के दायरे से बाहर निकाल दो। लेकिन जमीयत उलमा हिंद और पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे देश में आंदोलन किया। 2011 से आंदोलन शुरू हुआ जोर शोर से, और 2012 में कांग्रेस की सरकार ने मदरसों को राइट टू एजुकेशन एक्ट के दायरे से बाहर निकाल दिया। तो जैसे पूरे देश में प्राइमरी स्कूल में या जूनियर हाई स्कूल में टीचर बनने के लिए एक एग्जाम होता है, उसको टेट कहते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट।
मदरसे में टीचर बनने के लिए कोई टेस्ट ही नहीं। ये दूसरा आपको दिया। तीसरा, आप भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव, अगर इनको आप ध्यान से देखिए तो जितने भी आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं वो मदरसे और मरकज से ही पढ़े हुए हैं ज्यादातर। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले डॉक्टर बन गए, अफजल गुरु, बुरहान वानी, ठीक है, अजमल कसाब, ऐसे भी रहे, लेकिन अल्टीमेटली वो बाद में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो कहीं ना कहीं मदरसों में जिहाद सिखाया जा रहा है, मदरसों में मजहबी उन्माद सिखाया जा रहा है। और इसीलिए शायद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी कहा था कि हम मदरसों के बच्चों को तैयार कर रहे हैं लड़ाई के लिए। यस, और इसीलिए एक नारा भी आया कि तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। जानते हो नारा क्यों निकला? क्यों? और सही नारा है वो, कोई गलत नारा नहीं है। जबरदस्ती हम लोग सोचते नहीं है तो फर्जी ना, एकदम सही नारा है। क्योंकि आप एक आतंकवादी मारोगे तब तक 100 आतंकवादी तैयार हो जाएंगे। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में कितने मारा? 26 बहन बेटियों को बदला लिया ना, 26 बहन बेटियों को उन्होंने विधवा किया था, उसके बदले मारा। वो जो आतंकवादी पकड़े गए कौन थे? सारे के सारे पाकिस्तानी थोड़ी थे, ट्रेनिंग उनकी वहां हुई थी, लेकिन थे कौन? वो हमारे ही तो थे। दूसरा, भारत के बॉर्डर पे गुजरात भी है, भारत के बॉर्डर पे राजस्थान भी है, पाकिस्तान की सीमा गुजरात से भी टच होती है, पाकिस्तान की सीमा आपके राजस्थान से भी टच होती है। तो क्या कारण है कि सारे आतंकवादी कश्मीर के रास्ते क्यों घुसते हैं? वो राजस्थान के रास्ते क्यों नहीं घुसते या गुजरात के रास्ते क्यों नहीं घुसते? क्योंकि उनको वहां पे सपोर्ट मिलता है कश्मीर में। और सपोर्ट किसका मिलता है? मदरसों का। तो मदरसा एक सपोर्टिंग सिस्टम का काम करता है। और इसीलिए भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं। उन सभी 300 तहसीलों में मैक्सिमम मदरसे खुल गए हैं आज की डेट में, क्योंकि वो मदरसा उनका सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। मदरसा राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया तो पुलिस भी छापा मारने से पहले 10 बार सोचती है। अब उन मदरसों में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। जहां मदरसा है वहीं बगल में उन्होंने जानबूझ के एक मस्जिद भी बना दिया है। तो जैसे ही पुलिस छापा मारेगी, हंगामा शुरू करेगा, अरे देखो हमारे तो धार्मिक मामलों में दखल कर रहे हैं। तो ये मदरसे खोलते हैं, बगल में एक मस्जिद बना लेते हैं, या मस्जिद होती है तो उसके बगल में मदरसा खोल लेते हैं। अल्टीमेटली पाकिस्तान का पूरा जो आतंकवाद फैल रहा है वो मदरसा और मरकज से ही फैल रहा है। मदरसे में ब्रेन वॉश किया जाता है और मरकज में एक तरीके से फिजिकल उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो मेंटल ट्रेनिंग मदरसे में हो गई, फिजिकल ट्रेनिंग मरकज में हो गई, और उसके बाद ये पूरी दुनिया में जिहाद फैला रहे हैं। दुर्भाग्यवश मुस्लिम समाज के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये मदरसे की फंडिंग हो कहां से रही है। आप इस बात को समझिए। जैसे भारत में मुस्लिम्स को माना जाता है ना, सच्चर कमेटी कहती बहुत गरीब है। तो जो बहुत गरीब है, जिसके पास रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं है, वो इतनी गगनचुंबी मस्जिद कहां से बनवा लेगा? गगनचुंबी वो बड़े शानदार मदरसे कैसे बनवा लेगा? भाई वक्फ को दान कैसे दे देगा? ये भी सवाल उठा था उस टाइम। वक्फ को दान कैसे दे देगा, ये भी बात। तो पाकिस्तान के मुस्लिम कहां से अलग है? अरे आज जो पाकिस्तान में 25 करोड़ मुस्लिम है, 15वीं शताब्दी में 100% हिंदू थे। 15वीं शताब्दी में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में एक भी मुस्लिम नहीं था। बाबर के पहले इस पूरे कॉन्टिनेंट में एक भी मुस्लिम नहीं था। तो पाकिस्तान में भी जो मुस्लिम बने वो 15वीं शताब्दी के बाद बने। और स्वाभाविक सी बात है, मुस्लिम ज्यादातर मुस्लिम कौन बना? वो बना जो जजिया ने। भाई मुस्लिम बनने का 2 कारण था। एक तो जब यहां आक्रांता आए तो उन्होंने कुछ लोगों को लालच दिया कि हम तुझे वो बना देंगे, नवाब बना देंगे, हम तुझे जागीरदार बना देंगे, हम तुझे ये बना देंगे, हम तुझे ये 4 गांव की रियासत सौंप देंगे। तो उस लालच में लोग कन्वर्ट हो गए। और दूसरा डर रहा। पहले उन्होंने लालच दे के मेन लोगों को कन्वर्ट करा लिया। जितने हर गांव में 2-4 अच्छे होते हैं, थोड़ा लठैत टाइप के लोग, थोड़े सम्रान टाइप के लोग, उनको लालच दे के कन्वर्ट कर लिया। और उस गांव के गरीबों को डर के मारे कन्वर्ट कर लिया, जजिया लगा दिया। तो नहीं जजिया, नहीं तो जजिया दो। तो ये पूरा कन्वर्जन कारण। तो मैक्सिमम, जैसे भारत में भी माना गया कि भाई 90% मुस्लिम गरीबी रेखा के नीचे, ऐसे पाकिस्तान में भी 90% मुस्लिम गरीबी रेखा के नीचे है। पाकिस्तान में भी 2 ही कैटेगरी है, या तो बढ़िया 500-500 एकड़ वाले मालिक बैठे हुए, या फिर बिल्कुल नीचे, और या तो बिल्कुल नीचे बैठे हुए। तो जो नीचे वाला बैठा हुआ है वो मदरसा कहां से खुलवा लेगा, वो मस्जिद कहां से बनवा लेगा? तो ये मदरसे, मरकज और मस्जिद की पूरी फंडिंग हथियार बनाने वाली कंपनियां करती हैं, आर्म्स कंपनियां। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। वकील चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो,
तभी तो कोर्ट में केस आएगा, कोर्ट में केस आएगा, उसकी फीस बनेगी। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग चाहते हैं ज्यादा ज्यादा मारकाट हो, ज्यादा ज्यादा मारकाट होगी तो आएंगे, जांच करेंगे तो थोड़ा उनका भी माल पानी अच्छा चलेगा। दवा बनाने वाली कंपनी चाहती है कि ज्यादा ज्यादा लोग बीमार हों और ज्यादा ज्यादा लोग डॉक्टर बने, क्योंकि जो डॉक्टर हैं वो दवा बनाने वाली कंपनियों के एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव का काम करते हैं ना, दवाई लिखते हैं। इसलिए जो दवा बनाने वाली कंपनियां किसके थ्रू दवाई बेचती हैं? डॉक्टरों के थ्रू बेचती हैं, तो वो भी चाहती। ऐसे हथियार के जो डीलर हैं, हथियारों के सौदागर हैं, वो ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पूरी दुनिया में अशांति फैले। तो अशांति गुरुकुल के द्वारा तो फैल नहीं सकती, गुरुकुल का बच्चा तो चींटी भी नहीं मारेगा, तो जिहाद करना कहां छोड़िए। मिशनरी स्कूल के जरिए भी बहुत कम चांस होता है, क्योंकि मिशनरी स्कूल का बच्चा पढ़ने के बाद भी हथियार नहीं खरीदेगा। हाँ, मदरसे से निकलने वाला हथियार खरीदेगा, उसके अंदर वो जो ट्रेनिंग दी जा रही है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में आर्म्स बनाने वाली कंपनियां खूब जम के फंडिंग कर रही हैं, पूरी दुनिया में मदरसे खुलवा रही हैं, दुनिया में मरकज़ें खुलवा रही हैं, दुनिया में वो इस तरीके के जिहाद फैला रही हैं। जितने आतंकवादी संगठन हैं, क्या मतलब शानदार जिंदगी जीते हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे यासिन मलिक हो। यासिन मलिक की वाइफ को देखो ना, क्या शानदार रहती है, क्या उसकी लाइफ स्टाइल है। बड़ी बड़ी कोठियां, जितने आतंकवादियों के सरगना उनकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं। कहां से कोठियां आ रही है? हथियार बनाने वाली कंपनियां। भाई आप ये देखो ना, जैसे मैंने कहा कि दवा में जो मार्जिन है, सेम मार्जिन आपकी हथियार में है। अब मान लो 100 करोड़ की लागत से उन्होंने एक कुछ प्रोडक्शन किया, वो बिकेगा 10 करोड़ 1000 करोड़ में, तो फायदा हुआ 900 करोड़। 900 करोड़ में अगर 200-300 करोड़ रुपए उन्होंने मरकज बनाने पे, मदरसा बनाने पे खर्च कर दिया, तो भी 500 करोड़ तो उनका नेट प्रॉफिट आया ना। तो ये पूरा खेल है। तो अपने आप में जो आतंकवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, इसके पीछे भी एक पूरा तंत्र है, सिस्टम है, और सिस्टम उससे क्या है, पैसा निकलता है। तो अल्टीमेटली जहां से हमने शुरुआत की थी कि ट्रेड, बिजनेस, डील और डीलर, इसी वजह से ये सारी चीजें चल रही हैं। बहरहाल मुझे लगता है कि आपने सही कहा कि इस मुद्दे पर तो लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। खैर, आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया अश्वनी जी, ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।